मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ दिनों से हमारे वीडियो जो हैं एक दो दिन से स्टॉप थे कुछ निजी कारण की वजह से, पर अब ये रेगुलर डाले जाएंगे। इसलिए आप जैसे जैसे ये लेक्चर्स चल रहे हैं वैसे वैसे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करते जाइए और रेगुलर देखिए, क्योंकि रेगुलर देखने से आप में कंटिन्यूटी बनी रहेगी और मैं भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कर ही लीजिएगा और जो सीट आपको दे दी जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूट के हो, अदर इंस्टीट्यूट किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, वो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि मैं आपको सीट प्रोवाइड करवा सकूँ। तो पिछले लेक्चर में मैंने कुलाम्ब्स लॉ के बारे में देखा था और कुलाम्ब्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और लास्ट क्वेश्चन मैंने इक्विलिब्रियम पे छोड़ा था। अब इक्विलिब्रियम में मैंने ये देखा था कि दो चार्जेस के बीच में तीसरा चार्ज मैं कहां पे रखूं कि मेरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए। उसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि तीसरा चार्ज मैं कहां पे रखूं कि उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, पूरा सिस्टम में सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो। ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम की कुछ अदर प्रॉपर्टीज। इक्विलिब्रियम की अदर प्रॉपर्टीज देखता हूं आगे। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली तीन प्रकार से हम देखते हैं। आपको पहले भी मैंने बताया था इक्विलिब्रियम होता है तीन प्रकार से। ऐसा कुछ देखा होगा, आपको याद आ रहा हो तो। यहां पे मैंने पार्टिकल रखा था, यहां पे रखा था, यहां पे रखा था। बेसिकली इक्विलिब्रियम होते हैं तीन प्रकार के। फर्स्ट मैंने लिखा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड होता है अनस्टेबल और थर्ड होता है न्यूट्रल। क्लियर है? देखिए चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जहां पे मैंने इक्विलिब्रियम की बात की थी वहां पे मैंने पार्टिकल की बात की थी। तो कोई भी पार्टिकल या चार्ज का जो इक्विलिब्रियम होता है किसी भी पार्टिकल या चार्ज का, वो डिपेंड करता है उसके डिस्प्लेसमेंट पे। और अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं किसी भी चार्ज को, यहां पे चार्ज की बात कर रहा हूं, और वो चार्ज डिस्प्लेस होने के बाद अपने ओरिजिन पे वापस आए, ओरिजिन पे ही वापस आने की कोशिश करे, तो वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। जहां पे वो था वहां पे आने की कोशिश कर रहा है। वहां पे भी पार्टिकल की मैंने बात की थी। जैसे यहां पे इसमें मैं देखता हूं ये एक चार्ज है या पार्टिकल है जिसको मैंने यहां से डिस्प्लेस किया, यहां गया, ऑसिलेट करके ये वापस अपनी स्थिति पे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा देखता हूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें पार्टिकल अपने मूल जो ओरिजिन है यहां पे नहीं आ पाता है, एक बार डिस्प्लेस होने के बाद यहां पे नहीं आ पाता। तीसरा होता है, तीसरा यहां पे चार्जेस की बात करूं तो चार्जेस के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो होना चाहिए इनफाइनाइट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाना चाहिए? इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखिए अगर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताता हूं तो क्वेश्चन के थ्रू में देखता हूं। मान लीजिए ये दो चार्जेज हैं क्यों जो एल डिस्टेंस पे सेपरेट है। इसके बीच में मिडिल में मैंने एक कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया है पॉजिटिवली। अब मैंने जैसा कि कहा है कि स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल जो इक्विलिब्रियम है वो इसके डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर करता है। मान लीजिए इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। जब ये यहां पे इस पोजीशन पे है तो 2 की वजह से तो ये रिपेल इधर करेगा, फोर्स क्यों पे 2 की वजह से इधर लगेगा और 1 की वजह से इधर लगेगा F1, रिपेल होगा। पर जब मैंने यहां से इसको डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, इसको मैंने यहां पे x डिस्प्लेस कर दिया, x शिफ्ट, तो पार्टिकल कहीं पे मेरे पास चार्ज कहीं पे यहां पे आ गया क्यों,
ठीक है। अब फोर्स तो फिर भी ये यहीं पे लगेगा F2 और इधर F1, पर अब होगा क्या कि ये जो F2 होगा वो कम हो जाएगा, F1 ज्यादा हो जाएगा, तो नेट जो फोर्स आएगा F नेट वो इधर ही आएगा, इस क्यू की तरफ ही आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किया तो वापस अपने स्थान पर आने की कोशिश कर रहा है F नेट। ऐसा ही मैं अगर इसको इधर डिस्प्लेस करता हूं तो ये फोर्स F2 इधर हो गया, F1 इधर हो गया, F2 अब बड़ा हो गया, F1 छोटा हो गया, तो F नेट इधर ही आए, तब भी ये इधर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम हो गया वो कौन सा हो गया, स्टेबल। आपको समझ में आया होगा। बट मैंने ये जो पोजीशन देखी है वो कहां देखी है, अलोंग द लाइन जोनिंग। ठीक है, अब अगर मैं परपेंडिकुलर द लाइन जोनिंग देखता हूं, इसका अगर शिफ्ट मैं इसको ऊपर कर देता हूं, मान लीजिए ये क्यों क्यों है, सेम क्वेश्चन, यहां पे क्यों हो गया, इसका शिफ्टमेंट मैं यहां पे कर देता हूं कुछ ऐसे ऊपर, अपने पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। इसकी वजह से वो जो फोर्स लगेगा, इसको मैंने 2 बोला, इसको 1 बोला है, तो F2 इधर लगेगा, इसकी वजह से जो F1 लगेगा वो इधर लगेगा, तो इसका नेट इधर आ जाएगा मिडिल में, तो F नेट। अब देखिए जो F नेट आ रहा है, मैंने ये क्या बात की है, परपेंडिकुलर द लाइन जोइनिंग। परपेंडिकुलर द लाइन जोइनिंग की बात की है। अब F नेट क्या है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जा रहा है, इसलिए ये वापस अपने ओरिजिन पे नहीं आ रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम कैसे हो गया, अनस्टेबल। आप मेरे को ऐसा लगता है अब पहचान लेंगे कौन सा इक्विलिब्रियम कैसा हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया स्टेबल और ये कौन सा हो गया, अनस्टेबल। ये सॉरी, ये स्टेबल हो गया, ये हो गया अनस्टेबल। ठीक है, अब एक और मैं पोजीशन इसमें बताता हूं, सोच कर देखिए, अगर मैं इसको माइनस का ले लूं, अगर मैं इसको क्या ले लूं, माइनस को, इसको उतार लिया, हाँ जी देखिए आगे, अगर मैं इसको माइनस का लेता हूं, ध्यान से देखना, तो इसको जैसे ही मैं माइनस का लेता हूं तो ये इसको मैं x इधर शिफ्ट करता हूं, इधर शिफ्ट करते ही ये इधर शिफ्ट ही हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। या फिर मैं बोल दूं इधर ही शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इस इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया, अनस्टेबल। अपनी पोजीशन पे आ ही नहीं रहा, इधर भी शिफ्ट करूंगा तो ये इधर ही आ जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया, अनस्टेबल। देखना चार्ज के जो नेचर से कितना फर्क पड़ता है। फिर दूसरी बात अगर देखता हूं, इसको भी मैंने नेगेटिव कर दिया, परपेंडिकुलर द लाइन जोइनिंग देखता हूं, तो इसकी वजह से फोर्स इधर आ गया, इसकी वजह से फोर्स इधर आ गया, F नेट नीचे आया ओरिजिन की ओर, F नेट कहां गया, ओरिजिन की ओर, तो ये क्या हो गया, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आए। तो देखिए चार्ज का जो नेचर है वो भी बहुत ज्यादा रोल यहां पे निभा रहा है। देखिए कैसे, जब मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिया तो स्टेबल, जब मैंने नेगेटिव ले लिया तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो देखिए स्टेबल अनस्टेबल जो इक्विलिब्रियम है उसकी बात मैं सिंपल से कर सकता हूं, अगर ओरिजिन पे कोई भी चार्ज वापस डिस्प्लेस करने पर आने की कोशिश करे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और दूर जाने की कोशिश करे तो वो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में होता क्या है कि ये जो क्यू है ये चार्ज बहुत दूरी पर रख दिया है और ये दूरी है बहुत ज्यादा, यानी इनफाइनाइट दूरी पर, तो Q1 और Q2 की वजह से जो फोर्स आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, या फिर बोल दो जीरो आएगा, फोर्स जीरो आएगा, तब वो जो इक्विलिब्रियम आएगा वो रहेगा न्यूट्रल। ठीक है, ये बात हो गई
स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम के बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस कर लिए थे, कहां पे क्या रखना है, कहां पे क्या नहीं रखना है, ये सारी बातें हमने की थी। क्लियर है? अब आगे देखते हैं और भी अलग टाइप्स के क्वेश्चन। देखिए मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस घर से कीजिएगा। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं, ये टाइप्स, ये अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखता हूं मैं। तो मैं अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप देखता हूं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए दो चार्जेज हैं एल डिस्टेंस पे सेपरेट। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये Q1 चार्ज फिक्स है। ठीक। और Q2 चार्ज पे म्यू फ्रिक्शन लग रहा है और m क्या है इसका मास। तो आपको पोजीशन ये बतानी है कि मैक्सिमम वेलोसिटी किस वक्त ले पाएगा जब ये Q2 पर फोर्स क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी पोजीशन ऑन Q2 सो दैट इट इज इन रेस्ट। यानी कि इस Q2 पर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब Q2 रेस्ट पे रहना चाहिए। ध्यान से देखना। अगर मैं इस पे फोर्स की बात करूं तो फोर्स इधर लगेगा इस Q1 चार्ज की वजह से, और वो फोर्स क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। क्या यही हो? अब Q2 इस m द्रव्यमान का जो ब्लॉक है यहां पे इक्विलिब्रियम में कब रहेगा या फिर रेस्ट में कब रहेगा, जब इस पे फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg इधर लग रहा है और वो बड़ा हो जाए या फिर इसके बराबर हो जाए तभी तो लगेगा। यानी कि ये पोजीशन होनी चाहिए तब ये मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ रेस्ट में रह सकता है। समझ में आया कि क्या मैक्सिमम वेलोसिटी दे कि ये फिर भी इसके ऊपर ही, जैसे मान लो ये दो चाक है तो इसके ऊपर मैं इसको रखूं, ये फिक्स रहे, तो इसके लिए कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। तो इधर जो फोर्स लग रहा है वो इधर के फोर्स के बराबर हो जाए तब तो ये इसके ऊपर ही रहेगा। समझ में आया? तो ये इसकी पोजीशन होनी चाहिए। क्लियर? समझ में आया? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये अगले टाइप, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखते जाइए। अब देखो, अब तक मैंने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं, अब तक मैंने क्वेश्चन देखे हैं पॉइंट चार्जेस के लिए। अब मैं देखता हूं, मान लो ये एक रोड है, और इससे इस रोड से Q दूरी पर एक क्या रखा है मेरे पास, A दूरी पर चार्ज रखा है। तो आपको बताना है फाइंड आउट द फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू रोड। देखिए इस रोड के कारण इस पर फोर्स आपको बताना है, और मैंने ये इंफॉर्मेशन दी है, इसकी लेंथ तो है L पूरी, और इसका जो लैम्बडा है, ये लैम्बडा है, ये लैम्बडा पर कूलम चार्ज है, लैम्बडा कूलम पर मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूं। जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा मास डिस्ट्रीब्यूशन, द्रव्यमान वितरण। उसमें क्या देखा था, तीन प्रकार के द्रव्यमान वितरण देखे थे, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन। सेम वैसे ही यहां पे मैं आवेश वितरण देखूंगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। आवेश वितरण आपको याद आ जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, तीन प्रकार से देखा था, लीनियर, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक। रेखीय, क्षेत्रीय, आयतनीय। जब मैंने मास डिस्ट्रीब्यूशन देखा था तो मास डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर को लैम्बडा, एरियल को सिग्मा और वॉल्यूमेट्रिक को रो बोला था। और मास था मास पर यूनिट लेंथ फॉर लीनियर, मास पर यूनिट एरिया फॉर एरियल, और मास पर यूनिट वॉल्यूम फॉर वॉल्यूमेट्रिक। अब यहां पे मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा तो क्या देखूंगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में आवेश फॉर लीनियर, रेखीय आवेश वितरण के लिए, चार्ज पर यूनिट एरिया फॉर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश पर क्षेत्रफल, क्षेत्रीय आयतन वितरण के लिए, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में आवेश, आयतन आवेश वितरण के लिए। अभी यहां पे रोड है तो रोड के लिए सिग्मा लैम्बडा लूंगा, ये क्यू अपॉन एल होगा, तो यहां पे ये लैम्बडा आएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मैंने किया था। अब सेंटर ऑफ मास में मैंने जब किया था, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश में करता हूं, तो सेंटर ऑफ मास में मैंने क्या किया था, बीच में से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया था। ये लेंथ हो गई थी L/2 और यहां पे चार्ज हो गया था कितना, लैम्बडा dl, लैम्बडा l हो गया था चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज यही तो होगा। क्यों, क्योंकि लैम्बडा बराबर q अपॉन l हो गया, तो q बराबर हो गया लैम्बडा l, यही तो होगा ना। हाँ जी। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये टोटल चार्ज यहां पे लैम्बडा l का एक चार्ज बन गया और एक ये बन गया q का, और बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, L/2 प्लस a, यही तो डिस्टेंस हुई, पॉइंट चार्ज बन गया, पॉइंट चार्ज बन गया ना। तो इसके लिए अगर मैं फोर्स लिखूं तो फोर्स ऐसा लिख सकता हूं, कैसे, कि K Q लैम्बडा L अपॉन L/2 प्लस a। ऐसा मैं कर सकता हूं जैसा मैंने सेंटर ऑफ मास में किया था, ऐसा अगर मैं ऐसा सोचूं तो। पर एक विशेष इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, यहां पे चार्ज के केस में मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ मास जरूर होता है, सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए मैं यहां पे ऐसा नहीं कर सकता इसको। तो कैसा कर सकता हूं, तो आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि रोड को एलिमेंट्स में मैं बांट सकता हूं। रोड को किस में बांट सकता हूं मैं, एलिमेंट्स में। जैसे अगर मैं इस रोड को एलिमेंट्स में बांटूं तो इस रोड को मैं एलिमेंट में कैसे बांटूंगा, देखिए ये रोड ले ली मैंने, सही तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ये क्यू चार्ज है, ये दूरी a है, तो यहां से मैंने क्या किया, x दूरी पर dx एलिमेंट ले लिया था, ये लो, x पे आके क्या ले लिया, dx एलिमेंट, ठीक है। अब इस dx एलिमेंट में छोटा सा चार्ज आएगा, छोटा सा चार्ज क्या आएगा, dq, dx एलिमेंट में चार्ज भी छोटा सा आएगा, वो आएगा dq, और dq कितना हो जाएगा, लैम्बडा dl, होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लैम्बडा dl। बस अब कर सकते हैं क्या, कि एक पॉइंट चार्ज हो गया लैम्बडा dl चार्ज का, और दूसरा चार्ज हो गया q चार्ज का, बीच की दूरी हो गई x, बीच की दूरी क्या हो गई, x। छोटे से चार्ज के लिए, छोटे से एलिमेंट के लिए मैं निकाल रहा हूं, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं। आपको पता है एलिमेंट को मैं ऐड करके पूरे का इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूं।
तो यहां पे अगर मैं फोर्स देखता हूं तो छोटा सा df जो आएगा वो क्या आएगा, के क्यू लैम्बडा dl, या फिर मैं बोल देता हूं dx, सॉरी मैंने x एलिमेंट लिया है तो ये dx हो गया, लैम्बडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हुआ। तो df बराबर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, के क्यू लैम्बडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर लिमिट लगाता हूं तो देखिए लिमिट कैसे लगाऊंगा, लिमिट सबसे पहले तो मैं किस दूरी पर हूं, a पर, और निकालना कहां पे है, पूरी l तक। तो a से यहां से लेके यहां तक, a से मैंने स्टार्ट किया, a प्लस l तक मैं जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कहां से किया, a से, और जा कहां रहा हूं, a प्लस l तक। ये मैंने लगा दी लिमिट। ठीक है, अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स होता है। तो इसको अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, के क्यू लैम्बडा, ये हो गया -1 अपॉन एक्स ए प्लस एल, और इसको मैं सोल्व करूंगा तो के क्यू लैम्बडा 1 अपॉन ए -1 अपॉन ए प्लस एल हो जाएगा। क्लियर है? तो हम ऐसे भी फोर्सेज निकाल सकते हैं। इसका सही तरीका ये है, रोड में अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो। क्लियर? मिटाओ इसको। हाँ जी, आगे देखिए। अब इसी का डिस्ट्रीब्यूशन में देखता हूं तो आगे मैं रिंग में भी तो देख सकता हूं। मान लीजिए अगला मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, मेरी आत्मा की शांति के लिए, आपको वैसे तो आ गया होगा, पर देखिए सब ये मैंने रिंग दे दी और इसमें सिग्मा कूलम्ब पर मीटर चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये चार्ज हो गया क्यू, इसकी रेडियस हो गई आर। तो आपको वही फोर्स बताना है इस क्यू पर, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, जो सेंटर पे क्यू है उस पे फोर्स बताना है। देखिए करते क्या है, रिंग को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट लेता हूं, जैसा कि हमने सेंटर ऑफ मास में ये सारी चीजें देख चुके हैं। तो यहां से क्या करूंगा मैं, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट। मैंने क्या कर दिया, कूलम्ब लॉ को सेंटर ऑफ मास से जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको एसएम से जोड़ेंगे, सबसे जोड़ के बताऊंगा मैं, काइनेमेटिक्स से जोड़ के मैंने बता दिया था। तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। थीटा पे मैंने डी थीटा एलिमेंट ले लिया, तो ये लेंथ कितनी हो गई, डी एल लेंथ। ठीक है, और ये डी एल लेंथ जो हो गई, ये क्या हो गई, ये आर रेडियस है, डी थीटा मैंने एलिमेंट ले लिया तो आर डी थीटा। क्लियर? और इस छोटे से डी एल में छोटा सा चार्ज आएगा डी क्यू, और वो डी क्यू का क्या आएगा, लैम्बडा डी एल। आप सब जानते हैं, ये सारी चीजें मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है। और डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्बडा आर डी थीटा। ठीक है, डी क्यू बराबर क्या हो गया, लैम्बडा आर डी थीटा। अब यहां पे अगर मैं इसको नीचे बनाता हूं तो ये एक ऐसा हो गया, ये डी क्यू चार्ज हो गया, ये क्यू चार्ज हो गया। ठीक, इस पे अगर मैं फोर्स देखता हूं तो फोर्स इस पे इधर लगेगा, थीटा एलिमेंट पे है, और ये फोर्स क्या लग जाएगा, के क्यू लैम्बडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही तो लगेगा। ठीक है, ये लगेगा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आर ने तो आर को कैंसिल आउट कर ही दिया, पर अगर मैंने ये एलिमेंट यहां पे लिया है तो फोर्स इधर आ रहा है। अगर मैं ये एलिमेंट इधर ले लूं तो फोर्स इधर आएगा, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो करना क्या चाहिए, मेरे को एक्स वाई डायरेक्शन में ही लेना चाहिए, हर स्थिति में एक्स वाई डायरेक्शन में। तो मैंने क्या ले लिया, इसका एलिमेंट ले लिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी एफ कोस थीटा, ये छोटा सा डी एफ हो गया, और इधर का एलिमेंट क्या हो गया, डी एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एफ नेट जो मेरा आया, इसके लिए मैं देख रहा हूं जो फोर्स यहां पे क्यू पे लगेगा वो, तो एफ नेट हॉरिजॉन्टल में आया
क्या डी एफ कोस थीटा, ठीक है, और एफ नेट वर्टिकल में आया डी एफ साइन थीटा। ओके, अब अगर मैं देखता हूं तो डी एफ का मान यहां से रखूं तो क्या रख लूंगा, के क्यू लैम्बडा कोस थीटा डी थीटा अपॉन आर एफ नेट हॉरिजॉन्टल, और यहां पे अगर देखता हूं तो एफ नेट वर्टिकल में देखूंगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू लैम्बडा साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर। ठीक है, मेरे को इंटीग्रेट कहां से करना है, 0 से पाई तक, लिमिट रख दो, इंटीग्रेट कर दो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, प्योर प्रैक्टिस है, प्योर ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई रोल नहीं है। तो एफ नेट हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, के क्यू लैम्बडा कोस थीटा डी थीटा अपॉन आर, लिमिट में लगा देता हूं 0 से पाई तक। यहां पे भी एफ नेट वर्टिकल की बात करूंगा तो क्या आएगा, के क्यू लैम्बडा साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर 0 से पाई तक। कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा का माइनस कोस थीटा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, एफ नेट वर्टिकल बराबर के क्यू लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा 0 से पाई तक। यहां पे भी अगर देखता हूं एफ नेट वर्टिकल के क्यू लैम्बडा अपॉन आर माइनस कोस थीटा 0 से पाई तक। अगर इसको मैं देखता हूं तो ये क्या हो गया, साइन 0 0, साइन पाई 0, तो ये क्या हो गया, एफ नेट जो हॉरिजॉन्टल हो गया ये 0 हो गया, दोनों की लिमिट रखी तो 0 हो गया। यहाँ पे पूरा देख लीजिए, के क्यू लैम्बडा अपॉन आर 0 प्लस 0। ठीक है, इसकी बात करता हूं तो ये एक, ये माइनस का एक, तो देख लीजिए क्या करूंगा, के क्यू लैम्बडा अपॉन आर 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, एफ नेट वर्टिकल 2 के क्यू लैम्बडा अपॉन, यानी कि अगर मैं ऐसी रिंग लेता हूं तो इसका जो पार्ट आएगा वो वर्टिकल में ही आएगा, यहां पे तो क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में इसका पार्ट क्या आ जाएगा, पूरा 0। इसका पार्ट कहां आएगा, फोर्स हमेशा वर्टिकल ही। क्लियर है? हाँ जी, मिटाऊं? देखिए अब मैं अगला टाइप की बात करता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ जी, आगे देखिए, मैं अब आगे बात करता हूं पेंडुलम के क्वेश्चंस की। हाँ जी, देखिए पेंडुलम की बात करूं तो पेंडुलम होता क्या है, मान लीजिए पेंडुलम की बात वैसे हमने कर ली है, पर मैं चार्ज से रिलेटेड पेंडुलम की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, और मैंने यहाँ पे इसको थीटा एंगल पर रख दिया है। क्लियर है? अब अगर मैं देखता हूँ तो इस पे टेंशन T लगेगा, अगर इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है तो ठीक है। और अगर यहाँ पे T लगेगा तो ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, और इसको मैं बोलूंगा T कोस थीटा, और ये एंगल ये हो जाएगा T साइन थीटा। ओके, अब इसके जो मेन फोर्सेज हैं उनकी बात करता हूं तो एफ ई जो आएगा वो इधर आएगा और एम जी लगेगा नीचे। पेंडुलम के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्या क्या इक्वेशंस बन सकती हैं। एफ ई जो आएगा, एफ ई में दोनों चार्जेज का मल्टीप्लिकेशन और दोनों के बीच की दूरी।
अब मैं बात करता हूं दूरी की, तो दूरी बीच की क्या हो गई, ये L है, ये L कोस थीटा हो गई, ये L साइन थीटा हो गई, ये भी L साइन थीटा, ये भी L साइन थीटा, तो बीच की दूरी हो गई ये 2L साइन थीटा। कितनी हो गई, 2L साइन थीटा। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशंस को बैलेंस कर दीजिए। देखिए कैसे, t कोस थीटा जो आया वो क्या mg के बराबर आ गया। इक्वेशन 1 बोल सकता हूं। दूसरी बात करूं, जो t साइन थीटा आया वो क्या fe के बराबर आ गया। और t साइन थीटा बराबर मैं बोलूं तो t साइन थीटा बराबर क्या करूंगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता। हाँ जी। और अगर इनकी बात करता हूं तो इसमें वेरिएबल कौन हो गया, t वेरिएबल हो गया। वेरिएबल की बात करूं, t हो गया, मास भी हो गया, फोर्स हो गया, L लेंथ हो गई, थीटा हो गया, ये पांचों वेरिएबल हो गए। तो इन सबको चेंज कर करके पेंडुलम के क्वेश्चंस इन्हीं पे बेस्ड पूछे जाते हैं। इसको चेंज कर दिया मैंने, t को चेंज कर दिया तो क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशंस का 3 दे दिया, 2 निकाल सकता हूं ऐसे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल लिखता हूं, तो मान लीजिए ये कोई पेंडुलम है और इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने Q1 चार्ज ले लिया, Q2 चार्ज ले लिया, इसका मास m है, इसका भी मास m है। तो आपको बताना है कि जो चार्ज मैंने लिया है वो अलग अलग लेने से इस थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए मान लीजिए यहां पे कंडीशन है Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ध्यान देना, Q1 और Q2 को मैंने अलग अलग ले लिया तो θ1 और θ2 पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके लिए मैं ऑप्शन देता हूं। θ1 या तो बड़ा हो जाए θ2 से, दूसरा ऑप्शन θ2 बड़ा हो जाए θ1 से, तीसरा ऑप्शन अगर मैं देता हूं θ1 बराबर θ2 हो जाए, अगर चौथा ऑप्शन दे दूं नन ऑफ दिस, तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए मैं देखता हूं, मान लीजिए इस एंगल पे, इस चार्ज पे mg नीचे लग रहा है, इधर fe लग रहा है, तो fe क्या आएगा, k Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस मान लो x स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां पे भी देखता हूं तो यहां पे भी जो fe आएगा वो यही आएगा k Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर। यानी दोनों स्थितियों में, दोनों पोजीशंस में फोर्स सेम आ रहा है, यानी कि चार्ज को अलग अलग करने से उसके एंगल में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी θ1 इज इक्वल टू θ2 हो जाएगा। क्लियर है, ये तो मैंने बात कर ली किसकी, चार्ज को अलग अलग करने की। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे फ्रेम कर दूं कि यहां पे मान लीजिए मैंने ये ले लिया Q चार्ज, ये Q चार्ज, यहां पे ले लिया θ1, यहाँ पे ले लिया θ2, पर अब यहाँ पे मास m1 ले लिया, यहाँ पे मास m2 ले लिया, m1 इज ग्रेटर देन m2 है। ऑप्शन वही ऊपर वाले हैं, यही ऑप्शन। थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए थीटा पे फर्क इस मास से कैसे पड़ेगा, मान लो ये fe है, ऐसे नीचे mg है, तो इसका मास कम है, इसका मास कम है, इसका मास क्या हो गया अब ज्यादा। ठीक है, तो किसी को भी जैसे मान लो ये भार है, तो ऐसे मैंने ऐसे पेंडुलम पे लटका रखा है, तो जिसका भार ज्यादा होगा वो ऐसे झुक जाएगा। ठीक है, और झुकने का मतलब क्या हुआ, इसका मास ज्यादा हो गया तो उसका एंगल ये क्या हो गया, कम, ऐसे आ जाएगा। तो एंगल क्या हो गया, कम, θ1 कम हो गया θ2 से, तो θ2 क्या हो गया, ज्यादा। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। जिसका मास ज्यादा उसका एंगल कम हो जाएगा। इस प्रकार के पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक मैं
इसको बना दीजिए। इससे आगे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और करवाता हूं, जो जेई मेंस में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेवल में बढ़ा के आपको बताता हूं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये कोई पेंडुलम है, इससे रिलेटेड मैं लिमिटेड प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ा लीजिएगा। ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, और दोनों 45 डिग्री पर इक्विलिब्रियम में है। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अब कुछ समय बाद में मैंने किया क्या, इसको ये लो साहब ले गया मैं, और इसको 53 डिग्री पे ले जाके छोड़ दिया। क्यों? 53 डिग्री पर। तो इसके कारण जो ऑसिलेशन होगा उसके लिए आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स जी की टर्म्स में आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो ये इसको मैं यहां से यहां तक ले जाऊंगा, 53 डिग्री पर डिस्प्लेस करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे ऑसिलेट करेगा ये। क्लियर है? इसमें पहले से वेलोसिटी है नहीं, तो देखिए नीचे तो क्या लग जाएगा, mg। इस पे फोर्स, यहां पे फोर्स ज्ञात कर रहा हूं मैं, देखिए। ठीक है, यहां पे जो mg लग गया, इधर लग गया फोर्स Fe, इधर क्या लग गया, Fe। क्लियर है? ये T है, ये अगर T है और ये 53 डिग्री होगा, तो ये भी 53 डिग्री होगा। समझ में आता है? ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वेलोसिटी मेरे पास पहले है नहीं, तो मैं यहां पे क्या निकाल सकता हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही निकाल सकता हूं, mv²/r वेलोसिटी नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं तो एक घटक तो ये आना चाहिए और एक घटक ये आना चाहिए टेंजेंशियल स्थिति पे, तभी मैं एक्सेलरेशन निकाल पाऊंगा। तो mg का ये घटक क्या होया, mg sin 53, एक तो ये हो गया, ये इस डायरेक्शन में है, और mg का एक घटक हो गया ऊपर, सॉरी fe का हो गया, ये क्या हो गया, fe cos 53। क्लियर है? अब ये fe कितना है उसकी मैं बात करता हूं, तो fe क्या आएगा, k q1 q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब बीच की डिस्टेंस होगी क्या, अगर ये l है तो ये कितना हो गया, 4/5l, ये भी कितना होगा, 4/5l, थीटा कितना है 53, तो कितना हो जाएगा, k q² अपॉन 8/5l का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको आगे लिखूं तो 64/25 kq² अपॉन l² हो गया। ठीक है? अगर मैं इसका फोर्स अगर यहां पे इस पोजीशन पे फोर्स लिखूं, तो फोर्स एक तो ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, यही तो लग रहा है। तो अगर मैं एफ नेट की बात करता हूं तो एफ नेट क्या हो गया, mg sin 53 माइनस fe cos 53। ठीक है? अब देखिए mg sin 53 कितना हो गया, 4/5 माइनस fe का मान मैं रख देता हूं 64/25 kq² अपॉन l²। ठीक है? अब अगर ध्यान से मैं बहुत ज्यादा देखूं तो एफ नेट बराबर ये mg में, ये kq² अपॉन l² से है, तो यहां की इंफॉर्मेशन को मैं काम में लेता हूं। कैसे कि 45 डिग्री पे ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, ये Fe बराबर mg हो जाए, ये mg और ये Fe अगर बराबर हो जाए तब ये इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। ठीक है?
तो अगर इक्विलिब्रियम में ये होंगे तो एफ ई का मान मैं क्या लिखूंगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। ये क्या हो गया, l/√2, ये हो गया l/√2, टोटल डिस्टेंस हो गई √2l, इसको यहाँ पे मैंने रखा तो 2l स्क्वायर हो गई, बराबर हो गया mg। क्लियर है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर बराबर 2mg। अब यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर का मान मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ तो क्या होगा, एफ नेट बराबर, यहाँ पे मैं cos 53 का मान भी रखूँगा 3/5, तो एफ नेट बराबर क्या होगा, 4/5 mg माइनस 64 ये हो जाएगा 25/64। यहाँ पे गलती हो गई थी भाई, सॉरी, ये होगा उल्टा 25/64। क्लियर है, तो 25/64 के क्यू स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर का मान मैं रख देता हूँ 2mg, तो ये हो गया 2mg इंटू 3/5, इसको मैं कट करता हूँ, ये 5 बार, ये 32 बार, तो देखिए एफ नेट की जगह मैं 80 ma रखता हूँ, तो 4/5g, m ने m को कैंसिल कर दिया, एफ नेट की जगह में ma रखा मैंने, तो 4/5g माइनस ऊपर 5 बच गया, 5 को 3 से गुणा किया तो 15g, यहाँ से भी m ने m को मार दिया, m नीचे आ गया, अपॉन 32। क्लियर है, अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो नीचे इसका 160 इसका लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो 165 5 5 35, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 60 35 को आप गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 128g माइनस 35 4 5 5 15 75 75g। क्लियर है, अगर इसको आप बहुत ध्यान से देखिए तो इसका आंसर आएगा 53g/160। क्लियर है, ये आएगा एक्सेलरेशन इसको 53 डिग्री पर डिस्प्लेस करने पर। क्लियर बात समझ में आई? हाँ जी, इतनी बात समझ में आई, मिटाओ इसको, बना दीजिए। अब मैं बात करता हूं एक स्पेशल केस क्या आपको याद ही करना है, ये लामी थ्योरम, लामी प्रमेय के बारे में। हाँ जी, मैं देखता हूं अब आगे लामी थ्योरम का आपने नाम सुना होगा, लामी प्रमेय। देखिए इसको आपको रटना ही है, अच्छे से देख लीजिए, मैं इसके बारे में बता देता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। इसके बारे में बोला जाता है अगर तीन फोर्सेस, अगर 3 फोर्सेस अगर ऐसे हैं, मान लीजिए 3 फोर्स हैं और तीनों का जो एडिक्शन है वो कुछ 0 के बराबर हो, ऐसा। देखिए कैसे, 3 फोर्सेस इनको ऐड करता हूं तो वो 0 के बराबर आता है, तब मैं लामी प्रमेय का यूज लेता हूं। मान लीजिए ये फोर्स है F1, मेरे पास ये फोर्स है F2 और ये फोर्स है F3। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे मैं अल्फा ले लेता हूं, ये एंगल ले लेता हूं बीटा, और ये एंगल ले लेता हूं मैं गामा। ठीक, तो लामी प्रमेय होती क्या है, लामी प्रमेय की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स 1 को जब मैं लिखता हूं तो उसके अपोजिट में जो एंगल है उसका साइन घटक लूंगा। F2 लिखूंगा तो F2 के अपोजिट में जो एंगल है उसका साइन घटक लूंगा। F3 के अपोजिट में जो एंगल है उसका साइन घटक लूंगा। कैसे, जैसे मान लो मैंने F1 के लिए लामी प्रमेय लगा रहा हूं तो F1 बाई इसके अपोजिट में जो भी एंगल है उसका साइन घटक अल्फा, बराबर में अगर मैं F2 के लिए लिखता हूं तो F2 अपॉन उसका साइन घटक साइन बीटा।
और बराबर में F3 का लिखता हूँ, तो F3 के अपोजिट में जो एंगल है उसका साइन घटक क्या हो गया, गामा, और इसका बराबर में आता है कांस्टेंट। क्लियर है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं बदलता हूँ। इरोडो का क्वेश्चन है, और इसका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन आपको 2 पेजेज में मिलेगा, पर लामे प्रमेय से, लामे थ्योरम से आप एक वन लाइन, सिंगल लाइन में आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये दीवार पे एक हिंज लगी हुई है और उससे L लेंथ नीचे एक अदर चार्ज है और यहाँ से एक Q चार्ज ये है। तो इसके बीच में इस Q चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है, ये अगर थीटा एंगल पर है तो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बोलता हूं सीधा सीधा देखूं तो यहां पे ये हो गया टेंशन T, नीचे लग गया mg और इधर लग गया फोर्स Fe, सॉरी फोर्स Fe लगेगा इधर, क्योंकि ये रिपेल करेगा इसको। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मेरे पास ये थीटा एंगल x है, इसको भी मैंने x मान लिया, तो ये x है तो ये भी x ही होगा। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का जो एंगल हो गया 180 हो गया, तो ये एंगल कितना बच गया, 180 माइनस x। ये भी ऐसा ही है तो ये भी कितना बच गया, 180 माइनस x। अगर मैं टेंशन निकालता हूं तो देखिए करूंगा क्या, टेंशन के लिए यहां पे लामी प्रमेय लगा सकता हूं, तो टेंशन और टेंशन के अपोजिट में जो एंगल है उसका साइन घटक, तो देख लीजिए T अपॉन इसके अपोजिट में कोण है 180 माइनस x है, इसका साइन घटक हो गया। बराबर में अगर मैं करता हूं तो F E नहीं देखूं मैं, mg देख लेता हूं, तो mg के अपोजिट में जो एंगल है उसका साइन घटक, तो mg अपॉन 180 माइनस x, अगर ये देखूं बराबर कांस्टेंट आएगा, ये भी साइन घटक में आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और इसका वन लाइन सॉल्यूशन है, टेंशन इसका mg के बराबर आ जाएगा। और अगर इसको निकालने के लिए आप यहां से करो mg t का घटक करो, फिर fe का इधर इधर घटक करो, ये करोगे 2 लाइन सॉल्यूशन, 2 पेजेज का इसका सॉल्यूशन मिलेगा, पर यहां पे आप एक सॉल्यूशन एक लाइन में निकाल सकते हो लामे प्रमेय से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, हाँ जी। अब इसके बाद में मैंने बहुत सारी चीजों को काइनेमेटिक्स से भी जोड़ के देख लिया, सब चीजों से इसको मैंने रिलेट किया है। अब एक और चीज जो फिजिक्स में आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, SHM, तो इसी कूलॉम लॉ को मैं SHM से रिलेट करता हूं। अब मैं देखता हूं SHM से रिलेटेड क्वेश्चन, SHM से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। हाँ जी, SHM से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन इस कूलॉम्स लॉ के देखता हूं, तो मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज भी Q है, बीच में मैंने रख दिया Q चार्ज, और दोनों 2L डिस्टेंस पे सेपरेट हैं। तो SHM होता क्या है कि मान लो जब मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, तो ये क्या करने लग जाएगा, ओसिलेट करने लग जाएगा। और मैंने डिस्प्लेस कहां किया है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। डिस्प्लेस कहां किया है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अब अगर मैं बात करता हूं तो जैसे ही मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो ये क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। ओसिलेट करते ही टाइम पीरियड आएगा, जैसे इसको ओसिलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा फॉर्मेट में, टाइम पीरियड।
तो टाइम पीरियड बताना है ऑसिलेशन का आपको कि ये कितना ऑसिलेट करे, कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो मैंने इसको यहां से यहां पर शिफ्ट कर दिया है x, तो इस पे अगर मैं फोर्स निकालता हूं एफ नेट, तो एफ नेट क्या आएगा, इसकी वजह से एक इधर, तो एफ नेट अगर मैं देखता हूं तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वजह से माइनस के क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों अपोजिट चार्जेज हैं तो माइनस हो जाएंगे। क्लियर है। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया। मैं इसको के क्यू को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और इसका अगर मैं एलसीएम लिखता हूं तो क्या आएगा, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करूंगा तो मैं, ठीक है। अब आगे देखिए, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो ये आता है माइनस 4LX के बराबर। ये आता है माइनस 4LX। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस का 4LX। तो देखिए एफ नेट कैसे आएगा, एफ नेट बराबर लिखूंगा माइनस का के क्यू इंटू 4LX अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, की पावर 2। हाँ जी क्लियर है। अब इस x को अगर इस l के कंपैरिजन में मैं बहुत छोटा मान लेता हूं, अब मान लीजिए मेरे पास कंडीशन आ गई l इज ग्रेटर देन x है, तो इस x को तो मैं क्या मान दूंगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ नेट जो मेरे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, देखते जाइए, माइनस के क्यू अपॉन एल की पावर 4 इंटू 4LX, यही तो आएगा। एक एल ने एक एल को मार दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस का के क्यू इंटू 4x अपॉन एल क्यूब। क्लियर है। अब बहुत अगर ध्यान से मैं देखूं तो f जो होता है समानुपाती अगर माइनस एक्स के हो जाए तो क्या ये SHM की इक्वेशन आ गई, f समानुपाती माइनस एक्स हो जाए तो ये क्या हो गई, इक्वेशन SHM की। क्लियर है। यानी कि अगर समानुपाती चिन्ह को मैं हटाता हूं तो f बराबर माइनस के एक्स होता है, SHM की इक्वेशन अगर आपको पता हो तो यहां पे जो k का मान आया वो क्या आ गया, k का मान क्या यही k है। अब यहां पे ये k अलग है, ये k अलग है, ध्यान रखना भाई। तो k का मान जो आया वो क्या आ गया, k क्यू 4k क्यू अपॉन एल क्यूब। क्लियर। हाँ जी क्लियर है क्या। अब मेरे को निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है ऑसिलेशन का। ये SHM की इक्वेशन हो गई, k का मान मेरे पास आ ही गया। तो जो इक्वेशन SHM की इक्वेशन के लिए जो टाइम पीरियड होता है, क्या यही आता है 2 पाई रूट एम अपॉन के। टाइम पीरियड जो SHM को होता है वो क्या होता है, 2 पाई रूट एम अपॉन के होता है। अब अगर इसका मैं मान रखता हूं तो 2 पाई रूट एम अपॉन के का मान रखता हूं 4k क्यू अपॉन एल क्यूब, ये आ जाएगा इसका टाइम पीरियड। SHM से मैंने इसको रिलेट करके बता दिया। क्लियर है। अब अगर इससे मैं और भी चीजें मैं निकाल सकता हूं, बहुत सारी चीजें मैंने 8 चीजें बताई होंगी, 8 चीजें इससे टाइम पीरियड निकालना, v निकालना, a निकालना, हाँ सारी चीजें अलग अलग एक्सेलरेशन निकालना सारी। अब देखो अगर मैं देखूं, क्लियर है। हाँ जी आगे देखिए, f बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, तो x का मान यहां पे रख दूंगा, f का मान रख दूंगा तो ओमेगा भी मैं निकाल सकता हूं यहां से। क्लियर है। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए, मिटाओ इसको।
ये जो सारी चीजें मैंने देखी है, ये मैंने देखी है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने किया है ऑसिलेशन, वो कहां किया है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। क्लियर है? अब मैं देखता हूं, मान लीजिए ये क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है, ये बीच में क्यू है। अब इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं यहां पे कहीं पे x दूरी पर, y एक्स के अनुदिश। ठीक, इसको अगर मैं यहां पे डिस्प्लेस करता हूं, ये माइनस क्यू चार्ज ले लेता हूं यहां पे। ठीक है, तो इसको मैं माइनस क्यू को ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी वजह से फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा और इसकी वजह से फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और ये कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? एफ नेट नीचे आएगा, इसका एफ नेट क्या आएगा? नीचे। तो ये क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ना। अब देखिए यहां पे अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना है तो मैं टाइम पीरियड कैसे निकालूंगा? देखिए, देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन। एफ नेट यहां पे भी निकालूंगा तो एफ नेट क्या आएगा? इसकी वजह से यहां पे, इसकी वजह से यहां पे, तो ये लेंथ कितनी हो गई? ये एल है, ये एक्स है, तो ये होगी एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यही तो होगी। तो यहां पे एफ नेट अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा? के क्यू अपॉन लेंथ का लिखता हूं एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर होल 2। क्लियर है? सॉरी, रिपीट। हाँ जी, देखिए यहां पे अगर देखता हूं तो ये क्या हो गया? F, इधर भी F हो गया, तो इसका एक घटक मैं ले लेता हूं इधर, ये क्या हो जाएगा? F साइन थीटा। ये भी क्या हो जाएगा? F साइन थीटा। और नीचे अगर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? इसका एक घटक, इसका एक घटक 2F साइन थीटा, 2F कोस थीटा आ जाएगा। और ये इसका हो गया F नेट। तो अगर इसका F नेट अगर मैं देखता हूं तो F नेट अगर देखूं तो F नेट क्या आएगा? माइनस का 2F कोस थीटा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना। ठीक है, अब आगे देखिए। अब F की मैं अगर बात करता हूं तो F क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन लेंथ क्या होगी इसकी? ये लेंथ लूंगा, ये x है, ये l है, तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो यहां पे देखिए मैं लिखूंगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर। क्लियर है? रूट से ये स्क्वायर हट गया तो यहां पे फोर्स आ गया के क्यू अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मैं मान रख देता हूं। तो एफ नेट बराबर आएगा क्या? -2 एफ का मान के क्यू अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोस थीटा का मान रखता हूं तो कोस थीटा क्या हुआ? ये थीटा है तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार x है, कर्ण क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस कितना हो गया? x अपॉन हाइपोटेनिस क्या हो गया? एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो इसको अगर आप देखिए तो क्या होगा? एफ नेट बराबर माइनस का 2 के क्यू एक्स अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। और इसको अगर मैं देखूं तो ये भी एफ समानुपाती क्या हो गया? माइनस का एक्स। तो एफ बराबर क्या आ गया? माइनस का के एक्स। ये एसएचएम की इक्वेशन हो गई, एसएचएम की इक्वेशन हुई ना। और यहाँ पे जो के का मान आया वो क्या आ गया? 2 क्यू अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और यहाँ पे भी अगर मैं देखता हूँ एल बहुत बड़ा है किससे? एक्स से, तो क्या हो जाएगा? के का मान 2 क्यू अपॉन एल क्यूब।
क्लियर है? तो इसका अगर मैं टाइम पीरियड निकालता हूं तो t बराबर वही आ गया मेरे पास 2 पाई रूट m अपॉन k, और k का मान अगर मैं यहां पे रखता हूं 2k क्यू अपॉन एल क्यूब। यहां पे देखिए ये k अलग है, ये k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। क्लियर बात समझ में आई? हाँ जी, ये है, ये क्या हो गया, टाइम पीरियड मैंने निकाला है अभी भी, पर ये निकाला है मैंने परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? मिटाऊं? हाँ जी, मिटाऊं इसको? देखिए अब आगे देखते हैं कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में। मैंने वैसे तो पहले आपको बता दिया था, पर एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, और इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए यहां पे एक ओरिजिन पे, ओरिजिन से मैं देखता हूं तो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये R2 डिस्टेंस पे है, ये R1 डिस्प्लेसमेंट पे है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां आएगा, यहां पर। ठीक है, और अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो क्या होगा, इसका जो फोर्स आएगा इधर आएगा, और वो क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी R स्क्वायर मोड ऑफ R स्क्वायर, यही आएगी बीच की डिस्टेंस। क्लियर है? ये मैंने बात की है मैग्नीट्यूड की। ठीक है, अब हम ऐसा भली बात ही जानते हैं कि जब भी मैं डायरेक्शन की बात देखूंगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात देखूंगा, तो डायरेक्शन की अगर मैं बात देखता हूं तो क्या हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट R केप। ये लगा दूंगा, ये पहले बात कर चुका हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं। और R केप जो होता है वो क्या आएगा, R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर। क्लियर है? तो इसको मैं अगर लिखता हूं तो F बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्शन सहित K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर का होल स्क्वायर R वेक्टर अपॉन R वेक्टर मोड K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R क्यूब। ये है वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ की। और कई जगह पे आपको यह भी लिखा हुआ मिल सकता है, F बराबर K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस मोड ऑफ R1 वेक्टर का क्यूब। दोनों सिचुएशंस आपको मिल सकती हैं। क्लियर है? अब अगर आप देखो तो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। देखिए क्या कि Q1 और Q2 को चिन्ह सहित रखना होगा। ये Q1 Q2 अगर प्लस प्लस है तो फोर्स इधर आ गया, प्लस माइनस माइनस है तो फोर्स इधर आ जाएगा, पर प्लस माइनस हो तो क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो आपको याद रखना है Q1 व Q2 को साइन सहित रखना है। दो ही चीजें याद रखनी है, Q1 और Q2 को कहां रखना है, साइन सहित रखना है। और दूसरी बात अगर मैं करता हूं तो जो R वेक्टर का जो हेड आएगा, ये हेड और टेल होते हैं ना वेक्टर में, ये हेड जो आएगा वो कहां आएगा, जिस पर फोर्स निकालेंगे, जिस चार्ज पर फोर्स निकालेंगे आर वेक्टर का हेड वहां पे आएगा। क्लियर है? हाँ जी, ये समझ में आया। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है वेक्टर फॉर्म की, मैं कब इसका यूज लेता हूं मैं बताता हूं। ये मैं पहले हम पढ़ चुके हैं, अब मैं क्वेश्चन करता हूं एक।
प्योर प्रैक्टिस है। देखिए ध्यान से देखना भाई, मान लीजिए मेरे पास एक ये दे दिया एक क्यूब, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया एक, इसको दो, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, सब पे क्यू क्यू चार्ज है। ठीक है, ये 3D डायग्राम हो गया। तो किसी भी एक चार्ज पे अगर मैं फोर्स निकालूं तो बाकी सभी चार्जेस की वजह से आएगा फोर्स। पर इसको ऐसा इतना इमेजिन करना थोड़ा सा ऐसा कठिन होता है, तो मैं लगाता हूं वेक्टर फॉर्म। यानी कि क्वेश्चन अगर 3D में दे दे, क्वेश्चन किस में दे दे 3D में, तब मैं बात करता हूं किसकी, वेक्टर फॉर्म की। क्लियर है? देखिए अब अगर मैं बोल देता हूं एफ नेट ऑन 6 पर एफ नेट आपको बताना है। मान लो 6 नंबर का जो चार्ज है यहां पे एफ नेट आपको बताना है, तो बाकी सभी के कारण इस पे एफ नेट लगेगा, बाकी सभी के कारण इस पे क्या लगेगा, एफ नेट। क्लियर है? तो इस पे, इस अकेले फोर्सेस पे, इस अकेले चार्ज पे कितने फोर्स लगे, 7, और वो कुछ इस तरीके से लगेंगे, कैसे, F6 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 6 पर 1 की वजह से, फोर्स ऑन 6 पर 2 की वजह से, 6 पर 3 की वजह से, फोर्स 6 पर 4 की वजह से, फोर्स 6 पर 5 की वजह से, फोर्स 6 पर 7 की वजह से, 6 पर 6 की वजह से तो लगेगा ही नहीं, फोर्स 6 पर 8 की वजह से ऐसा लगेगा। क्लियर है? प्योर प्रैक्टिस है, आप कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखना क्या होता है, एक जगह पे आपको ओरिजिन मानना है, कहीं पे भी, मैं 6 पे भी ओरिजिन मान सकता हूं। तो मान लीजिए मैंने यहां पे मान लिया ओरिजिन, तो इसको मैंने x ले लिया, इसको ले लिया मैंने y, इसको मैंने ले लिया z। ठीक है, तो यहां पे कोऑर्डिनेट लिखूं तो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, 0, 0, ये साइड ए, साइड 1 है, कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0, 0। अगर यहां पे देखता हूं तो ये x डायरेक्शन में है, 1, 0, 0, यही होगा। अगर z डायरेक्शन में देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 0, 0, 1। क्लियर है? और अगर y डायरेक्शन में देखता हूं तो 0, 1, 0, यही होगा ना। ये तो मैंने देख लिए। अब इसके अलावा अगर मैं और भी देखता हूं तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे x और y में है, ये z में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 1, 1, 0। ठीक है, अब जिस पे मैं फोर्स ले रहा हूं इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो सबके लिए सेम आएगा, तीनों डायरेक्शन में होगा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन का फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ जी। इसमें देखूं तो इसमें क्या लगेगा, 0, 1, 1, ये YZ डायरेक्शन में हो गया, ये XY डायरेक्शन में हो गया। अब कौन सा बच गया, सबके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए। हाँ, ये तीसरा, तो तीसरे की बात करूं तो ये हो गया XZ डायरेक्शन में, तो 1, 0, 1। ठीक है, ऐसे मैंने कोऑर्डिनेट लिए। अब देखिए अगर मैं फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1 लिखता हूं, 6 पर 1 की वजह से, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई √3। कितनी हो गई, √3। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, KQ स्क्वायर अपॉन √3 का होल क्यूब। क्लियर है? कितना आएगा, KQ स्क्वायर अपॉन √3 का होल क्यूब इंटू अपॉन ऊपर में R भी आता है, सदिश रूप में क्या आता है,
सदिश रूप यही तो होता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर अगर मैं लिखता हूं तो आर वेक्टर यहां पे क्या आएगा, ये एक 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 है, ये 0 0 0 है, तो तीनों डायरेक्शन हो गई। तो यहां पे देख लीजिए मैं लिख दूंगा आई केप प्लस जे केप प्लस के केप, ये तीनों डायरेक्शन में है। ठीक है, बीच की डिस्टेंस हो गई √3। इसको अगर लिखता हूं तो के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 का होल स्क्वायर लिखूंगा। यहां पे 2 की वजह से इसके बीच की डिस्टेंस आ गई ये √2। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां से एक से एक x से x कोऑर्डिनेट कैंसिल हो गया, बच गया क्या y और z, यानी j और k ही तो बचा। तो यहां पे लिख दूंगा मैं j केप प्लस k केप। क्लियर है। 6 3 अगर मैं लिखता हूं तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 ही तो हुई, 1 का क्यूब। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 1 का क्यूब अगर लिखता हूं, और यहां पे कितना कोऑर्डिनेट है, एक x में और एक z में, तो x और z कट गया तो क्या बच गया, j। क्लियर है। F64 की देखता हूं तो F64 क्या हो गया, 6 यहां पे और 4 यहां पे, तो बीच की डिस्टेंस वही कितनी आ गई, √2r। तो क्या हो गई, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 का होल क्यूब इंटू, अब देखिए यहां पे एक है, ये ये z वाला कट गया, तो क्या हो गया i प्लस जे, तो आई केप प्लस जे केप। ठीक है। 6 5 देखता हूं तो बीच की डिस्टेंस 1 हो गई और वाई जेड कट गया, आई आ गया। तो यहां पे देख लीजिए के क्यू स्क्वायर आई केप अपॉन 1 का पावर होल क्यूब। F67 देखता हूं तो वही बात हो गई, पर यहां पे x और y कट गया, z बच गया, तो यहां पे आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 1 की पावर होल क्यूब इंटू क्या बच गया, के केप। ठीक है। F68 देखता हूं तो 8 ये हो गया, तो बीच की दूरी √2, तो हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 का होल क्यूब इंटू डिस्टेंस क्या बच गई, एक जे केप बच गया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जे केप, सॉरी आई केप प्लस के केप, जे तो कट गया, आई केप प्लस के केप। क्लियर है। और अगर मैं इसका एफ नेट निकालता हूं तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट हो जाएगा इसका सभी का समेशन, सभी का एडिक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। क्लियर है। तो ऐसे मैं इसका कुलाम्ब्स लॉ का सदिश निरूपण का यूज लेता हूं। क्लियर। अगला क्वेश्चन और देख लीजिए इसी से रिलेटेड, ये 3D डायग्राम हो गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मिटाऊं उसको। मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर पिरामिड है ऐसा, इसकी साइड है √2a। ठीक है। और यहां से इसके मिडिल से इस पॉइंट तक की ये डिस्टेंस है a। ठीक है। इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया और इसको 5 दे दिया। एफ नेट आपको 5 पे बताना है। एफ नेट कहां बताना है, 5 पे। तो सिंपल, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले मेरे को करना क्या है, मेरे को इसका कोऑर्डिनेट लेना है, ओरिजिन। सबसे पहले ओरिजिन मानना है। तो इसको कुछ मैं ऐसे बना सकता हूं क्या, इसको कुछ मैं ऐसे बना लूं, मान लो क्या ये ऐसा ही हो गया, इसको ओरिजिन मान लिया, ये वाला ओरिजिन यहां पे मान लिया मैंने, और ये बोल दिया एक्स डायरेक्शन, ये हो गई वाई डायरेक्शन, और ये हो गई ऊपर जेड डायरेक्शन। इसको मैंने 3 बोल रखा है, इसको मैंने 2 बोल रखा है, इसको मैंने 1 बोल रखा है, इसको मैंने बोल रखा है 4, और 5वां हो गया इसके बाहर ऊपर की तरफ। हुआ कि नहीं हुआ भाई, क्लियर है। ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया यहां पे क्या हो गया, a, 0, 0, यही आया।
इसका कोऑर्डिनेट अगर देखता हूं तो ये क्या हो गया 0,a,0 क्योंकि बीच की डिस्टेंस तो a ही है। यहां पे देखता हूं तो ये हो गया -a,0,0। यहां पे देखता हूं तो क्या हो गया 0,-a,0। ठीक है। अब एक लास्ट और है पांचवा, जिसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,0,a, जिस पे मेरे को फोर्स निकालना है। ये पांचवा हो गया। ठीक है। ये साइड कितनी है √2a की है सभी साइड्स। ओके। अब ये भी डायग्राम कैसा हो गया 3D। देखिए इसको मैं अगर देखता हूं तो ये पांचवा चार्ज कहां है, यहां पे ऐसे कुछ है, पांचवा चार्ज यहीं पे तो है। अब देख लो तो F फोर्स 5 के लिए 1 पार, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 और फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4, ये 4 फोर्सेस लगेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या करूंगा मैं, KQ इंटू A, साइड A ही तो है। अब अगर यहां पे देखता हूं तो ये हो गया A और ये हो गया Z में और ये हो गया X में। तो क्या आएगा K कैप तो मैं कॉमन ले ही लेता हूं, ये ऊपर है तो ऊपर से नीचे देखूं तो ये क्या हो गया माइनस का I कैप, ये बाहर है बाहर से नीचे ये माइनस का I कैप, ये K कैप हो गया तो माइनस I कैप अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई √2a का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, यही तो आएगी। अब अगर यहां पे फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, ये 1 के लिए मैंने देखा है सॉरी, तो 1 के लिए देखूंगा तो ये होगा, ये बार की तरफ है, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस I कैप। क्लियर है। अगर 2 के लिए देखता हूं तो ये 2 के लिए क्या है, ये K कैप तो बाहर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है तो क्या हो जाएगा KQ A, ये क्या हो जाएगा K कैप प्लस J कैप, माइनस माइनस प्लस का हो गया। क्लियर है। तीसरे की बात करता हूं तो तीसरा क्या हो गया F3 का है ये, तो K कैप तो बाहर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है तो ये I कैप माइनस का हो गया। तो देखिए क्या होगा K अपॉन में √2a का होल क्यूब, KQ A K माइनस I कैप, K कैप माइनस I कैप अपॉन √2a का होल क्यूब। अगर मैं 4 देखता हूं तो 4 भी कुछ ऐसा ही आएगा KQ K कैप माइनस J कैप अपॉन √2a का होल क्यूब। क्लियर है। क्लियर है क्या। अब इसका एफ नेट अगर मैं निकालूं तो एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा F51 प्लस F52 प्लस F53 प्लस F54। क्लियर है। तो अगर इन सभी को मैं देखता हूं तो ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस I, माइनस I कैंसिल हो जाएगा, प्लस J माइनस J कैंसिल हो जाएगा, ये 4K क्या बच गया, 4K क्या बच गया। तो देखिए क्या करूंगा F नेट बराबर क्या आ जाएगा KQ स्क्वायर 4K कैप अपॉन √2a स्क्वायर, ऊपर ए से a कैंसिल आउट हो गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √2a क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा √2 ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। ये था कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्लियर है। इतनी सारी समझ में आ गई। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं, और भी कोई क्वेश्चन रह गए हों तो हम फिर से कवर कर लेंगे। तो आपके लिए जो कुलाम्स लॉ के सारे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, तो आप एनसीईआरटी के कंप्लीट क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।